welcome to Brain Roots IS. Today we will study acid deposition. तो जब हम कहते हैं क्लीन रेन या साफ बारिश तो दिमाग में क्या आता है? एकदम प्योर वाटर H2O, राइट? पर क्या नेचर में ऐसा पॉसिबल है? सोचने वाली बात है। असलियत तो यह है कि आसमान से गिरने वाला पानी वो कभी भी केमिकली प्योर होता ही नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल साफ अनपोल्यूटेड बारिश का पानी भी थोड़ा सा एसिडिक होता है। उसका पीएच लेवल 5.6 के आसपास रहता है और इसके पीछे कोई इंसानी पोल्यूशन नहीं बल्कि हमारे प्लैनेट का एक बहुत ही फंडामेंटल एक नेचुरल प्रोसेस है। यह सब होता है हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की वजह से। जैसे ही बारिश की बूंदें हवा से नीचे आती हैं वो इस CO2 के साथ रिएक्ट करती हैं और इस रिएक्शन से बनता है एक बहुत ही वीक एसिड जिसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। यही वजह है कि नेचर में हर बारिश नेचुरली थोड़ी सी एसिडिक होती ही है। ये बेसलाइन है। तो अगर नॉर्मल बारिश भी थोड़ी एसिडिक है तो फिर एसिड रेन को लेकर इतना शोर क्यों है? असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस नेचुरल एसिडिटी के ऊपर हमारा पोल्यूशन ऐड हो जाता है। साइंटिस्ट इस पूरे प्रोसेस को एक बेहतर नाम देते हैं एसिड डेपोजिशन और ये डेपोजिशंस जमीन तक दो अलग अलग तरीकों से पहुंचता है। पहला तरीका तो बड़ा सीधा सा है, वेट डेपोजिशन। नाम से ही समझ आ रहा है ना, इसमें एसिड प्रेसिपिटेशन के साथ मतलब बारिश बर्फ या फॉग के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाता है। समझो कि हवा की धुलाई हो रही है। लेकिन दूसरा तरीका ड्राई डेपोजिशन ये थोड़ा छिपा रुस्तम है। ये खासतौर पर उन जगहों पर होता है जहां बारिश कम होती है। यहां क्या होता है कि एसिडिक गैसेस और पार्टिकल्स धीरे धीरे पत्तों पर, जमीन पर, बिल्डिंग्स पर एक लेयर की तरह जम जाते हैं और फिर जब बहुत टाइम बाद बारिश होती है, बूम, एक एसिड शॉक होता है। ये सारा जमा हुआ एसिड एक साथ पानी में घुलता है और सीधा रिवर्स और लेक्स में चला जाता है। वहां की एक्वाटिक लाइफ के लिए ये बिल्कुल कहर जैसा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स बनते कैसे हैं? सोचिए, हमारा एटमॉस्फेयर एक जायंट केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। ये सिंपल पोल्यूटेंट्स को लेता है और उन्हें पावरफुल एसिड्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है। चलिए इस एसिड फैक्ट्री इन द स्काई के अंदर चलकर देखते हैं। हर फैक्ट्री को रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल चाहिए होता है। इस स्काई फैक्ट्री के दो मेन रॉ मटेरियल्स हैं। पहला सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 जो पावर प्लांट्स में कोयला जलाने से और मेटल स्मेल्टर्स से निकलता है, और दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स यानी NOx जो गाड़ियों के इंजन में हाई टेम्परेचर पर फ्यूल जलने से पैदा होता है। तो ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया, अब इसको एसिड में बदलेगा कौन? यहां हीरो की एंट्री होती है हाइड्रोक्सिल रेडिकल की, जिसे .OH से लिखते हैं। ये इतना ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल है कि इसे एटमॉस्फेयर का डिटर्जेंट भी कहते हैं। सोचो, जैसे डिटर्जेंट मैल साफ करता है वैसे ही हाइड्रोक्सिल रेडिकल हवा से पोल्यूटेंट्स को साफ करने का काम शुरू करता है, उन्हें ऑक्सीडाइज करके। इस प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, SO2 हवा में रिलीज हुआ। स्टेप 2, एटमॉस्फेयर का डिटर्जेंट यानी हाइड्रोक्सिल रेडिकल उस पर अटैक करता है। फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक के बाद एक बहुत तेजी से रिएक्शंस होते हैं और फाइनल प्रोडक्ट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। एसिड रेन के पीछे का असली विलन। एसिड रेन की सबसे बड़ी और सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यह है कि इसकी कोई सीमा नहीं होती। यह पॉलिटिकल बाउंड्रीज को, देशों के बॉर्डर्स को बिल्कुल नहीं मानता। यह एक ऐसा पोल्यूटेंट है जिसे ट्रैवल करने के लिए किसी पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं है। मतलब पोल्यूशन करे कोई एक देश और उसकी सजा भुगते कोई दूसरा। 1970s में इस पोल्यूशन से निपटने के लिए एक बड़ा अजीब सा सोल्यूशन सोचा गया। आइडिया यह था कि अगर फैक्ट्रीज की चिमनियों को बहुत बहुत ऊंचा बना दिया जाए तो पोल्यूशन ऊपर ऊपर से निकल जाएगा और लोकल सिटीज साफ रहेंगी। इसको नाम दिया गया द टॉल स्टैक स्ट्रेटजी। कागज पर तो यह प्लान बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसका नतीजा उम्मीद से बिल्कुल उल्टा हुआ। उन ऊंची चिमनीज ने पोल्यूटेंट्स को एटमॉस्फेयर में इतना ऊपर धकेल दिया कि वो प्रिवेलिंग विंड्स के साथ बहने लगे। इसने एक लोकल प्रॉब्लम को एक इंटरनेशनल झगड़े में बदल दिया। अब ये पोल्यूटेंट्स हजारों किलोमीटर दूर सफर करके दूसरे देशों में बरसने लगे। कितना दूर पता है? ये पोल्यूटेंट्स आराम से 500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसका क्लासिक केस स्टडी है अमेरिका और कनाडा। यूएस की मिडवेस्ट फैक्ट्री से निकला पोल्यूशन हवा के साथ ट्रैवल करके कनाडा के खूबसूरत जंगलों और झीलों पर एसिड रेन बनकर गिरा और उन्हें तबाह कर दिया।
ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाती हैं। अगर एसिड रेन इतने बड़े एरिया में फैल सकता है, तो कुछ इकोसिस्टम्स पूरी तरह से बर्बाद क्यों हो जाते हैं, जबकि दूसरों पर उतना असर नहीं होता? इसका जवाब जमीन के अपने डिफेंस मैकेनिज्म में छिपा है। इस डिफेंस मैकेनिज्म का साइंटिफिक नाम है बफरिंग कैपेसिटी। सिंपल शब्दों में यह जमीन की मिट्टी और उसके नीचे की चट्टानों यानी बेडरॉक की एसिड को न्यूट्रलाइज करने की ताकत है। बस यही एक फैक्टर डिसाइड करता है कि कोई इकोसिस्टम कितना वल्नरेबल है। अब यहां देखिए, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जिन एरियाज में बेडरॉक लाइमस्टोन जैसा एल्कलाइन पत्थर है, उनकी बफरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होती है। तो जैसे ही एसिड गिरता है, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। एक नेचुरल शील्ड, एक कवच की तरह काम करता है। लेकिन अब आते हैं सेंसिटिव एरियाज पर, जैसे स्कैंडिनेविया या कनाडा के कुछ हिस्से। यहां जमीन के नीचे है ग्रेनाइट। इसमें ऐसी कोई न्यूट्रलाइजिंग पावर नहीं है, बिल्कुल जीरो बफरिंग कैपेसिटी। तो यहां जैसे ही एसिड गिरता है, सॉइल और पानी का पीएच लेवल तेजी से नीचे जाता है और पूरा इकोसिस्टम अचानक से कोलैप्स कर जाता है। लेकिन यहां एक और, शायद इससे भी गहरा सवाल उठता है। मान लिया कि लाइमस्टोन वाली चट्टानों ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन इस प्रोसेस में वो चट्टानें अपने अंदर लॉक किए हुए टॉक्सिक हेवी मेटल्स को आजाद कर देती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये जहर ज्यादा कहाँ है? शायद एक समस्या को हल करते हुए हम अनजाने में ही एक नई और ज्यादा खतरनाक समस्या को जन्म दे रहे हैं। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।